गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कृतिका चल रहा है। कृतिका में हमने फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल चैप्टर पढ़ा। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। आज सेकंड चैप्टर ले रही हूँ आपका, जो है जॉर्ज पंचम की नाग। जॉर्ज पंचम की नाग एक व्यंग है जिसे लिखा गया है कमलेश्वर जी द्वारा। कमलेश्वर जी जो है हमारे हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इनके द्वारा लिखा हुआ व्यंग है जॉर्ज पंचम की नाग। तो आइए सबसे पहले हम कमलेश्वर जी के बारे में जान लेते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में सन 1932 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर भी कार्य किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका स्वर्गवास हो गया। क्लास 10 आइए इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे इनका कहानी संग्रह है। यात्रा वृतांत, संस्मरण तथा आत्मकथा भी लिखी गई है इनके द्वारा। सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर का इन्होंने संपादन भी किया है। इनका एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो इन्होंने तेजी से बदल रहे समाज का भी वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। और नगरीकरण, घुटन, मानवतावाद, नारी उत्पीड़न, नारी शोषण है ना, जो कि समाज में उत्पन्न होने वाली बुराइयां जो हैं उनका वर्णन भी इनकी रचनाओं में मिलता है। इसके बाद से इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली स्पष्ट और रोचक है और नए नए प्रतीक उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है। साथ में जो समाज की जो सामान्य भाषा बोलचाल होती है वही बोलचाल को इन्होंने अपनी भाषा शैली में शामिल किया है। तो आइए क्लास इनके द्वारा रचित पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाग, जो कि क्या है, एक व्यंग। ने कमलेश्वर का जीवन परिचय पढ़ा। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे भारतीयों की गुलामी भरी मानसिकता का वर्णन किया है। इस गुलामी को निभाने के लिए हम कितने नीचे गिर जाते हैं। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का दबाव था तो उनकी गुलामी निभाने के लिए लेखक ये कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और ये इस बात का पता हमें इस व्यंग से चलता है। आगे क्लास 10 में आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि लेखक ने हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग किया है। नाक सम्मान का प्रतीक है। जो नाक होती है वो हमारे किसका प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। जॉर्ज की नाक कटना अपमान था। नाक कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की सम्मान को धूल में मिलने के बराबर था, वहां यह भारत के लिए एक खतरा भी था। इस पाठ में यह भी पता चलता है कि हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज्यादा है। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की तो बात ही अलग है। इस पाठ से पता चलता है कि विदेशी शासक का हमारे देश पर शासन था, परंतु आत्मा पर नहीं। शायद इसीलिए नाक लगाने के बाद माहौल गमगीन सा था। तो क्लास इसमें लेखक जो है हमें बताना चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का दबाव था तो हम क्या थे, उनके गुलाम थे। जो भी, अगर वो बात सही भी है या गलत है, अगर कोई चीज गलत भी होती थी फिर भी हम उनके दबाव में उस चीज को क्या करते थे, उस कार्य को करते थे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। ये उस समय की बात है सन 1961 में, जब एलिजाबेथ कौन थी, इंग्लैंड की रानी। एलिजाबेथ थी आपकी इंग्लैंड की रानी और उनके दादाजी का नाम था जॉर्ज, जिनकी मूर्ति इंडिया गेट पर लगी हुई थी। राइट। तो एलिजाबेथ इंडिया में आई थी 1961 में और एक बार आई थी 1997 में, 1997 में 2 बार वो इंडिया आई। तो जब भारत सरकार को पता चला कि एलिजाबेथ इंडिया आ रही है तो उन्हें उस मूर्ति की चिंता होने लगी जो कि इंडिया गेट पर लगी है, और लेकिन उसकी नाक नहीं है, नाक जो है उनकी टूट गई है। तो अब
जो भारत सरकार है उनको क्या हो गया, उनमें एक हलचल सी हो गई कि एलिजाबेथ आएंगी तो वो क्या समझेंगी कि हमारे यहाँ आई हैं और मूर्ति की नाक ही नहीं है, नाक जो है वो टूट गई है। अब उसकी नाक टूट गई है तो मतलब इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारी नाक भी नहीं बचेगी। उसी समय की मानसिकता का वर्णन इस रचना में किया गया है। जो मानसिकता है वो गुलामी है। ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर इतना दबदबा है कि हम एलिजाबेथ इंडिया आती है तो सब लोग अपना कामकाज छोड़कर उसके स्वागत में लग जाते हैं। जैसी खबर मिलती है कि एलिजाबेथ इंडिया आने वाली है तो सभी लोग अपना कामकाज छोड़कर उनके स्वागत में लग जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए अपनी नाक को कटाने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत सरकार जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। एलिजाबेथ सेकंड अपने पति के साथ इंडिया पधारने वाली थी। सब जगह उसी की चर्चा हो रही थी, जगह जगह उसी की बातें हो रही थी। एलिजाबेथ क्या खाएंगी, एलिजाबेथ कहाँ कहाँ घूमने जाएंगी, एलिजाबेथ क्या क्या पहनेंगी। ठीक है, तो इसी पर सारे अखबारों में, टीवी में, रेडियो में वही खबरें छप रही थी। अब तो मानो जैसा कि एलिजाबेथ की जन्म पत्री ही छपने वाली है, उनके कुत्तों के बारे में, उनके नौकरों के बारे में, उनके बावर्चियों के बारे में, है ना, इन सब की जीवनियां अखबारों में छपने लगी थी। अब क्लास आगे बढ़ते हैं कि शंख तो इंग्लैंड में बज रहा था लेकिन गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी, उसके इंडिया में सुनाई दे रही थी, क्योंकि हर चीज एलिजाबेथ जब पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पे जाएंगी तो वो क्या पहनेंगी, तो उनकी ड्रेसअप की चिंता किसको हो रही थी, उनके दर्जी को भी हो रही थी। वही फोटोग्राफर को भी उनकी फोटोज लेने की चिंता हो रही थी, उसकी भी अपनी एक तैयारी थी। अब जो दर्जी था वो ये सोच रहा था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। बताओ अब उनके सूट पर कितना कपड़ा लग रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इस सब की बातें भी अखबारों में छप रही थी। तो आई होप क्लास 10 आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्लास 10। अब जब ये खबर छप गई अखबारों में कि एलिजाबेथ आने वाली है तो दिल्ली की पूरी काया पलट होने लगी, सड़कें साफ होने लगी, पार्कों की सफाई की जाने लगी। ठीक है, तो अब लेखक आगे हमसे ये कह रहे हैं कि ऐसे हड़कंप सी मच गई पूरे भारत सरकार में कि दिल्ली में सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। एक तनाव सा पैदा हो चुका था उन लोगों के बीच में। फिर जल्दीबाजी में क्या हुआ, जो मिनिस्टर थे उनकी कमेटी बैठी, उनकी मीटिंग हुई और जल्दी से एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि जो कम समय पर क्या करें, जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दे। ठीक है, अब मूर्तिकार आया तो सभी जो मिनिस्टर थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है मूर्तिकार से कहा गया कि आपको भी जॉर्ज पंचम की नाक लगवानी है और ये बहुत कम समय है हमारे पास। तो ठीक है, मूर्तिकार को भी पैसों की ज़रूरत थी तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनाई गई है, वो पत्थर कहाँ से आया। तो जो वहाँ के हेड थे उन्होंने कहा, क्लर्क से कहा कि जाओ वो फाइल लेके आओ जिसमें कि दस्तावेज होते हैं कि कहाँ से सामान मंगवाया गया था, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, वो सब होता है फाइलों में। लेकिन यही लापरवाही इस चीज़ में देखी गई कि सारी फाइल्स छानी गई, ढूंढा गया, लेकिन किसी फाइल में ये नहीं मिला कि आखिरकार उस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लापरवाही भी देखी जाती है कि किस तरीके से हमारी जो भारत सरकार है या हमारे जो सरकारी विभाग हैं वो किस तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं। तो मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा और इस पत्थर को खोज कर लाऊँगा। तो वो विश्वास दिलाता है मिनिस्टर को, नेताओं को, कि मैं ये पत्थर ढूंढ कर ज़रूर लाऊँगा। तो जो पहले की कमेटी बैठी थी उसमें एक मूर्तिकार को बुलाया गया था जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए। तो मूर्तिकार ने भरोसा दिलाया कि ठीक है, मैं भारत के प्रत्येक पहाड़ पर जाऊंगा और
क्या करके लेके आऊँगा, पत्थर ढूँढकर लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले जब क्लर्क को बुलाया गया था कि आप जाइए और पुरातत्व विभाग की फ़ाइलें ढूँढें, जिसमें कि सारी चीज़ों की जानकारी रखी जाती है। लेकिन क्या हुआ कि वो सारी जानकारी वहाँ पर उनको नहीं मिली, लेकिन मूर्तिकार भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा पत्थर ढूँढ कर लाऊँगा। अब दूसरी कमेटी फिर बुलवाई गई। मूर्तिकार आया, उसने कहा कि भारत में क्या चीज़ है जो नहीं मिलती है। वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे पूरा भारत खोजना पड़े, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूर्तिकार ऐसे पत्थर की खोज करने गया जिससे लाट पर मूर्ति बनी थी, परंतु उसने निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि नाग विदेशी पत्थर की बनी है। अब मूर्तिकार को वो पत्थर नहीं मिला और वो आके कहने लगा कि ये जो पत्थर है, ये जो नाग है, ये भारत के पत्थर की बनी नहीं है, ये किसके पत्थर की बनी है, विदेशी पत्थर की बनी है। लेकिन उसमें नेता कहते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो इंडिया में नहीं मिलती है, इंडिया में सारी चीज़ें मिलती हैं, एक पत्थर नहीं मिल सकता। तो उन सभी नेताओं में क्या होने लगी, बहस होने लगी कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना ली है, फिर भी पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार अचानक चहक कर बोला कि उपाय एक है, बस शर्त यह है कि ये खबर अखबारों तक नहीं जानी चाहिए। मूर्तिकार फिर भी विश्वास दिलासा देता है कि आप लोग निराश नहीं मत होइए, अभी भी मेरे पास एक उपाय है, बस आप थोड़े खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए ताकि ये खबर अखबारों तक ना पहुंचे। तो सभी नेताओं को थोड़ा सा साहस आ जाता है, वो कहता है कि शायद मूर्तिकार के पास कुछ दूसरा उपाय है। उसके बाद से मूर्तिकार कहता है कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं भारत के सभी राज्यों में जाऊंगा और जो जितनी भी वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं, राजनेताओं की मूर्तियाँ लगी होती है ना, जो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी मूर्तियों के नाक का नाप लाऊंगा और जो नाक जॉर्ज पंचम की नाक पे फिट आएगी हम उसको लगा देंगे। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि ये बात अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो क्या था, अब नेताओं के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का टाइम था। उन्होंने बिना सोचे समझे मूर्तिकार से हाँ कह दिया कि ठीक है, तुम भारत के हर राज्य में जाओ और देखो कि कौन से नेता की नाक फिट आती है, आप उस जॉर्ज परचम की नाक पर लगा दें। तो मूर्तिकार नेताओं को विश्वास दिलाकर वहाँ से चला गया, जो कि उसने कहा था कि मैं देश के हर राज्य में जाऊंगा और प्रत्येक नाक को टटोलूंगा और जॉर्ज परचम की नाक को लेके आऊंगा। ठीक है, मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राजमोहन राय आदि को भी देखा, नाप ली और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, यानी कि वो इतने राज्यों में गया और वहाँ उसे क्या नाक का नाप नहीं मिला जिसे कि वो ढूंढने निकला था। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक को सब बड़ी निकली। मतलब कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की नाप की नहीं मिली। यह सुनकर जो नेता थे वो सब क्या हो चुके, निराश हो चुके थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि किसी भी नेता की नाक जॉर्ज परचम की नाक पर नहीं फिट बैठ रही थी। अब क्या किया जाए। फिर भी मूर्तिकार हार नहीं मानता और उनको एक और सजेशन देता है कि आखिर क्या किया जाए, इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। मूर्तिकार जब भारत के सभी राज्यों में जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों की नाक
को टटोलता है, लेकिन कोई भी नाग पंचम की नाग से मेल नहीं खाती है, उस पे फिट नहीं बैठती है। तो वो हार मारकर दिल्ली आ जाता है और फिर से एक कमेटी बैठाई जाती है और जिसमें वो बताता है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये भी लेखक कहना चाहता है कि जब स्वतंत्रता सेनानियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा अधिक है। लेकिन यहाँ पर राजनेताओं की गुलामी मानसिकता को भी दर्शाया गया है कि उन्हें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक नज़र आ रही है, बाकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्लास। मूर्तिकार फिर एक कमेटी बिठाते हैं और राजनेताओं के सामने कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की नाक तो नहीं फिट बैठती है, मेरे पास एक और उपाय है। तो सभी कहते हैं बताइए अब क्या उपाय है, क्योंकि राजनेताओं की टेंशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी और एलिजाबेथ का आने का समय भी नज़दीक आ रहा था। उसके बाद से मूर्तिकार कहता है कि बिहार सचिवालय में कुछ बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वो हैं जिन्होंने सन 1947 में ब्रिटिश झंडे की जगह भारत के झंडे को लगा दिया था और ब्रिटिश शासन ने इन बच्चों को जिंदा जला दिया। तो ये इन बच्चों की मूर्तियां हैं जो कि बिहार सचिवालय में स्थापित हैं। तो मूर्तिकार कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और उन बच्चों की नाक का नाप लूंगा। अगर वो नाक पंचम की नाक पर फिट बैठ जाती है तो मैं उन बच्चों की नाक को उस पर लगा दूंगा। राइट, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं उनकी नाक कैसी होती है, छोटी और पतली होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, शायद बच्चों की नाक ठीक बैठ जाए, ऐसा मूर्तिकार कहता है। यहाँ हमारे उन बच्चों का सम्मान भी अधिक है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे उन बच्चों का सम्मान पंचम की नाक से बहुत अधिक है। खैर, मूर्तिकार जाता है और नाक का नाप लेके आता है, लेकिन वो भी नाक फिट नहीं बैठती है पंचम की नाक पर। अब क्या होता है, मूर्तिकार फिर हताश हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता और फिर दिल्ली आता है और फिर अब कमेटी बैठाता है और बोलता है कि बच्चों की नाक भी पंचम की नाक से बड़ी निकल गई है। इसके बाद से दिल्ली में सारी तैयारियां हो जाती हैं क्योंकि एलिजाबेथ का आने का समय हो जाता है। अब क्या किया जाए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जॉर्ज पंचम की ही लार नहीं है। तो अब उसके बाद से क्या होता है कि मूर्ति को रगड़कर जॉर्ज पंचम की नाक को रगड़कर नहलाकर रोगन तैयार कर लिया जाता है। उनकी मूर्ति के सामने एक तालाब होता है जिसे कि सुखाकर उसमें ताजा पानी भर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मूर्तिकार ने सजेशन दिया कि हमारे देश की उस टाइम पे जब ये बात चल रही थी तो उस टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या थी 40 करोड़। 40 करोड़ में से किसी न किसी की नाक तो पंचम की नाक पर फिट बैठ जाएगी। यहाँ मूर्तिकार क्या कहना चाहता है, यहाँ मूर्तिकार यह कहना चाहता है कि हम जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी जिंदा नाक को लगा देंगे। तो यहाँ मतलब एक गुलामी भरी मानसिकता हमारे राजनेताओं को कितना गिरा देती है। देखिए आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि मूर्तिकार सजेशन देता है कि 40 करोड़ में से किसी न किसी व्यक्ति की नाक तो पंचम की नाक पर फिट बैठ जाएगी। तो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से बिना कुछ कहे इजाजत भी दे देते हैं मूर्तिकार को कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भी इजाजत उसे मिल जाती है। और क्या होता है कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक पर एक जिंदा व्यक्ति की नाक को लगा देता है। यह बात अखबारों में छप जाती है कि जो है पंचम की नाक लग गई है। पूरी तरीके से यह नहीं बताया जाता है कि ये जिंदा व्यक्ति की नाक है, लेकिन ये बात शब्दों में उलझकर रह जाती है। कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है जनता को। तो क्या होता है, जब पंचम की नाक लग दी जाती है और जिस दिन वहाँ पर इंडिया गेट के सामने समारोह होता है, उस दिन ना तो अखबार में कोई खबर छपती है, ना कहीं फीता
कटता है, ना कहीं उद्घाटन होता है, ना कहीं समारोह होता है, राइट? कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता है, सब कुछ शांत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जनता इस चीज़ के लिए क्या करती है? विरोध करती है। मतलब यहाँ पर लेखक हमको यह बताना चाहता है कि हमारे राजनेताओं की गुलामी भरी मानसिकता किस तरीके से है, मतलब दूसरों की एक एक गुलामी के लिए हम अपने मान सम्मान को, हम अपनी निष्ठा को, हम अपने ज़मीर को किस तरीके से गिरा सकते हैं, खाली एक पंचम की नाक के लिए। हमने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को भी नहीं देखा, हमने उन बच्चों के सम्मान को भी नहीं देखा, और यहाँ तक कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक को हम पंचम की नाक पर लगा देते हैं, राइट? तो आई होप सो क्लास 10th आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा कि क्या थी जॉर्ज पंचम की नाक। क्लास 10 आपने जॉर्ज पंचम की नाक के लेसन को पढ़ा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, मतलब उसने क्या क्या प्रयास किए। आपने चैप्टर पढ़ा तो उसने क्या क्या प्रयास किए क्लास? सबसे पहले उसने पत्थर की किस्म का पता लगाने के लिए मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, राइट? पहले वो पहाड़ में ही गया था। उसके बाद से मूर्तिकार देश में लगी किसी नेता की मूर्ति की नाक लाने देश के दौरे पर निकला, ठीक है? दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, इन सबकी नाकों का नाप लेने के लिए वह गया, लेकिन यहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद से वो बिहार के सचिवालय, जहाँ की बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, वहां भी गया, उसे वहां भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद से मूर्तिकार ने एक जिंदा नाक लाने का प्रस्ताव रखा, उसने जिंदा नाक लगा भी दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे आप। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? मतलब जिस दिन जिंदा नाक लगी उस दिन अखबार में कुछ भी नहीं छपा, सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कभी से भी पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और ध्यान देने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा तक नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का नवीनतम चित्र नहीं छपा था। तो इस तरीके की बात उस दिन हुई थी, और लोगों ने कहा भी था कि नाक जब लगी है जॉर्ज पंचम की, तो ये बिल्कुल मूर्ति जैसी नहीं लगती है ना? हम कहते हैं कि मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई है जो कि मूर्ति नहीं लगती, बिल्कुल रियल लगती है। तो इस तरीके से लोगों की भी मानसिकता थी कि मूर्ति तो है पत्थर की, लेकिन जो नाक है वो क्या है? बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से